अभी हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 139, ठीक है। सेक्शन 139 क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑडिटर जो है वो किसका है? चैप्टर का ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर का सेक्शन 139 है, जो क्या बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। इसमें हम लोग दो सेक्शन में बांटे हुए हैं, दो पार्ट में बांटे हुए हैं, एक नॉर्मल कंपनी और एक बांटे हुए हम लोग गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी। तो नॉर्मल कंपनी जो है इसमें तीन भाग है कि हम लोगों का पहला है फर्स्ट एजीएम है। नॉर्मल कंपनी का पहला जो बुलाया जाएगा फर्स्ट, उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बाद यहाँ पे एक है कॉजल ऑडिटर, ठीक है। तो पहला जो है वो फर्स्ट ऑडिटर जो है वो इनकॉर्पोरेशन, मान लो कि एक कंपनी हुआ है, कब हुआ है इनकॉर्पोरेशन? हुआ है 1 अप्रैल को हुआ, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मतलब कि 30 अप्रैल तक में उसको क्या करना पड़ेगा? 30 डे के अंदर अंदर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिटर एक नॉर्मल कंपनी में ऑडिट करना पड़ेगा, एक लाना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ला पाता है 30 दिन के अंदर अंदर, तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर लाएगा। शेयर होल्डर जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर लाएगा जनरल मीटिंग में। तो अब मान लो 90 दिन है, ये कब से? यहाँ शुरू से इनकॉर्पोरेशन से 90 दिन है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब से नहीं लाते हैं 30 अप्रैल से है, तो ये 90 दिन 30 अप्रैल से है। देखो 3 महीना हुआ, 90 दिन मतलब 30 अप्रैल से 31/7, ठीक है। तो ये 3 महीना कब से? यहाँ जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ला पाता उसके लास्ट डेट से है, ठीक है। मतलब टोटल कितने? 120 दिन है, टोटल कितने? 120 दिन है। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या आता है? ऑडिटिंग कमेटी, ऑडिट कमेटी हम लोग इसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं। अभी आगे हम लोग जहाँ भी एसी देखेंगे ना, उसका मतलब है ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी में कुछ 3 पॉइंट हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी कौन कौन कर सकता है? तो ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी कर सकता है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कर सकता है। जिसका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या इक्वल टू द 10 करोड़ है, या फिर टर्न ओवर उसका 100 करोड़ से ज़्यादा या फिर बराबर है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो मोर देन द 50 करोड़ है, ठीक है। ये सब कर सकता है, ऑडिट कमेटी में कर सकता है। ऑडिट कमेटी जो है वो बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वो सजेस्ट करेगा कि किसको ऑडिट करना, ऑडिटर रखना है, किसको रखना है। अगर वो बताता है, ठीक है, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने से एक लाएगा। एक मान लो कि जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए हुए पीडब्ल्यूसी को लाया, अब वो अगर शेयर होल्डर के सामने रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि हम लोगों ने पीडब्ल्यूसी को रखा है ऑडिट करने के लिए, अगर वो ओके कर देता है शेयर होल्डर, पहला एजीएम उस 5 साल तक करेगा, मतलब इसका टेन्योर जो है कब तक करेगा, मतलब ये फर्स्ट जो पीडब्ल्यूसी है ये कब तक हम लोगों का ऑफिस में बैठेगा, कब तक का ये ऑडिट करेगा? तो ये 6th एजीएम जब तक होता है तब तक करेगा। साल तो 5 साल ही करेगा। हम लोग जो है फर्स्ट एजीएम में उसको ऑडिट कर रहे हैं ना, फर्स्ट एजीएम के बाद ही हम लोग उसको बुला रहे हैं, मतलब फर्स्ट एजीएम में हम लोग उसको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूसी को हम लोग उसको शेयर होल्डर को बता रहे हैं, तो पहला एजीएम तो ऐसे ही चला गया। तो और बचा हुआ 5 साल वो काम करेगा, इसका मतलब 6th एजीएम तक वो क्या कर सकता है? हम लोग का जो पीडब्ल्यूसी था वो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो करता है वो बताएगा, मान लो कि ऑडिट कमेटी जो था वो रिकंसिडर करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा ऑडिट कमेटी टू रिकंसिडर करने का। यदि ऑडिट कमेटी जो है वो रिकंसिडर कर देता है तो ठीक है, वही वाला हम लोगों का पहला वाला जो था वो वाला लग जाएगा। अगर कंसिडर नहीं करता है, डज नॉट रिकंसिडर, तब उसको रिकमेंडेशन करना पड़ेगा और रीज़न बताना पड़ेगा कि वो जो पहला वाला जो हम लोगों का ऑडिटर का था वो उसका सारा रीज़न बताना पड़ेगा कि वो क्यों छोड़ के गया, क्या क्या सारा हम लोगों को बताना पड़ेगा। अब मान लो कैजुअल वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी में क्या करना होगा कि कैजुअल वैकेंसी जो है वो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक हम लोगों का जो होता है, 6 एजीएम तक हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, 6 एजीएम तक जो होता है 5 साल का, 6 एजीएम तक। अब मान लो कि 5 साल के पहले मतलब 6th एजीएम से पहले ही वो क्या करता है, ऑडिटर रिजाइन कर देता है, रिमूव हो जाता है या फिर डेट हो जाता है, तो ये सब केस में इसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। अब कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर को लाएगा, ऑडिटर को कितने दिन में लाएगा? तो 30 दिन के अंदर लाएगा। तो अब जो ऑडिटर को लाया है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ऑडिटर आया है वो ऑडिटर कब तक रहेगा, हम लोगों का जो वो ऑडिट कब तक का ऑडिट करेगा। जैसे कि यहाँ पे है ना कि एक ऑडिटर जो है वो 5 साल तक का ऑडिट करता है, तो ये ऑडिटर जो लाया गया, जो बीच में ऑडिटर चला गया था उसके बाद जो ऑडिटर लाया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो वो ऑडिट कब तक ऑडिट करेगा? तो मान लो कि अब ऑडिट वो करेगा अगला एजीएम तक में, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस नेक्स्ट एजीएम, जब तक अगला एजीएम नहीं होता तब तक वो ऑडिट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे वो रिजाइन किया है, रिमूव किया है या फिर डेट हो गया है, तो इसके बाद तक अब जब तक ऑडिट नहीं, एजीएम नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा? ऑडिट करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहला हम लोग का जो नॉर्मल कंपनी का केस था वो वाला खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी, जो उसमें एक होता है एंटिटीज़ में, इसमें एक हम लोगों ने एक इंसान को दे के रखा है CAG जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे इसको पावर दे रखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार जो है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी का सारा ऑडिटर जो है यही रखता है, यही करता है फाइनल, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑडिटर कब करेगा? 60 दिन के अंदर CAG लाएगा ऑडिटर को।
अगर ये नहीं ला पाता, ये फेल हो जाता है, सीएजी फेल हो जाता है, गवर्नमेंट का जो है वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? इसको बहुत काम है भाई, ये गवर्नमेंट है ना, इसको बहुत काम है, गाना सुनना है, जिम जाना, बहुत काम है इसको, ठीक है। तो मान लो कि ये फेल हो जाता है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएगा। 30 दिन के अंदर कौन लाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अगर नहीं ला पाया तो 60 दिन के अंदर शेयर होल्डर लाएगा, ठीक है। मतलब टोटल 150 दिन है, 150 दिन के अंदर जो है वो ऑडिटर हम लोगों का हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर जो हम लोग कंपनी में रखेंगे वो 150 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट एजीएम में, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट जो है मतलब कि हर साल, ईच ईयर, मान लो एक साल में, हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में 180 दिन, 180 दिन कब? शुरू से, ठीक है, शुरू से सीएजी अपॉइंट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सीएजी है जो अपॉइंट करेगा हर एजीएम में, ठीक है। तो इसका टेन्योर कब तक है? ये नेक्स्ट एजीएम तक ही ये अपॉइंट कर सकता है, नेक्स्ट एजीएम तक ही अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इसका जो ये फर्स्ट एजीएम तक ही इसका टेन्योर है, फर्स्ट एजीएम के तक ही कर सकता है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑडिटर वाला ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब ये जो है वो सेकंड एजीएम तक ही कर सकता है। उसके बाद मान लो कि अब ये तो मतलब कि सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट खत्म होगा, फिर सब्सिक्वेंट आएगा, ये हर साल आएगा, जिस तक ये हर साल मतलब हर एक एजीएम में चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो कैजुअल है, कैजुअल वैकेंसी है, तो कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है? कैजुअल वैकेंसी वही जो हम लोगों ने देखा था, रिजाइन हो जाता है, डेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा कि 30 दिन के अंदर सीएजी लाएगा। अगर नहीं ला पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएगा 30 दिन के अंदर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शेयर होल्डर वाला नहीं है। शेयर होल्डर वाला कहानी कहाँ पे था? शेयर होल्डर वाला कहानी जो नॉर्मल कंपनी में था ना, कि 30 दिन के अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लाता है तो शेयर होल्डर लाएगा, वो वाला कहानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, कि क्या बोला नॉर्मल कंपनी और उसका टेन्योर क्या है, और गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी का टेन्योर क्या है। फर्स्ट ऑडिटर, सेकंड ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी। तो फर्स्ट ऑडिटर में जो है 30 दिन जब इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना पड़ेगा, ऑडिटर लाना पड़ेगा। अगर नहीं ला पाता शेयर होल्डर 90 दिन में लाएगा, टोटल 120 दिन है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में एक ऑडिट कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएगा ऑडिट कमेटी को कि कौन सा लाना है, वो शेयर होल्डर के पास रखेगा, और शेयर होल्डर जो है वो 5 साल तक वो जो बताएगा वो 5 साल तक रहेगा। अब कैजुअल वैकेंसी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाना पड़ेगा। अगर मान लो रिजाइनेशन होता है तो रिजाइनेशन में 3 मंथ के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुला के ओआर पास करके तुमको सीए प्रैक्टिस जो है उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका टेन्योर क्या है? टेन्योर उसका फर्स्ट एजीएम तक ही है। फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट एजीएम तक ही उसका टेन्योर है। सब्सिक्वेंट में नॉर्मल कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर टेन्योर जो है नॉर्मल कंपनी का वो नेक्स्ट 6th एजीएम तक ही है। लेकिन कैजुअल वैकेंसी में नॉर्मल कंपनी का टेन्योर जो है वो नेक्स्ट एजीएम तक ही है। अब जो है गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी का टेन्योर और उसका देख लेते हैं क्या है। 60 दिन के अंदर सीएजी को लाना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर लाएगा, नहीं तो शेयर होल्डर 60 दिन के अंदर लाएगा। सब्सिक्वेंट में स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जहाँ से वहाँ से 180 दिन के अंदर सीएजी को लाना पड़ेगा। और अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ है तो 30 दिन के अंदर सीएजी लाएगा, नहीं तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएगा। टेन्योर ये है कि इसका फर्स्ट एजीएम तक ही टेन्योर है, इसका नेक्स्ट एजीएम तक टेन्योर है, और इसका नेक्स्ट एजीएम तक ही टेन्योर है। अब यहाँ पे आता है एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट। अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो एक बिफोर है एक आफ्टर है। पहले हम लोगों को रिटर्न कॉन्सेंट देना पड़ेगा, अब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बताते हैं? लेट द प्रोसीड बिगेन, ठीक है। जैसे कि अब हम लोगों को इसमें 4 चीज़ बताना पड़ेगा सर्टिफिकेट में। क्या क्या बताना पड़ेगा? सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट इज विथ इन लिमिट देना पड़ेगा। मतलब कि जो है ऑडिटर हम लोग क्या पूरा मतलब कितना अनलिमिटेड काम कर सकते हैं? नहीं, ऑडिटर एक लिमिट दिया हुआ है कि हम लोग 20 आदमी तक का ही, 20 कंपनी तक का ही ऑडिट हम लोग कर सकते हैं। तो वही अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा इज विथ इन लिमिट। और मिस कंडक्ट जिसको हम लोग प्रोसीडिंग कहते हैं, प्रोसीडिंग का लिस्ट देना पड़ेगा कि वो ट्रू है या कंप्लीट है, इसका हम लोगों को लिस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को अपॉइंटमेंट का बाद हम लोगों को आरओसी को एक फॉर्म देना पड़ेगा एडीटी 1 15 दिन के अंदर अंदर, और आरओसी को एक हम लोगों को फॉर्म देना पड़ेगा। फॉर्म जो है अगर दे दिए, उसके बाद मान लो कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग एनएफआरए में भी देखे थे ऐसी तरह का पॉइंट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो जो है 15 दिन के अंदर एनएफआरए 1 देगा फॉर्म नंबर आरओसी को, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द 2 क्लॉज 20 वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कि मान लो कि एक फाइनेंशियल ईयर है 2014 और 2017, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बात बता रहा है कि देखो मान लो कि अगर हम लोग का 2014 में फाइनेंशियल ईयर है, अब 10 साल हम लोग का पूरा हो गया, पिछले हम लोग कुछ काम नहीं किए, तो 10 साल तक हम लोग क्या करते हैं उसका ई कर सकते हैं। 2014 में हम लोग अगर हम लोगों का है तो हम लोग 10 साल तक उसका ऑडिट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का ऑडिट हम लोग 10 साल तक कर सकते हैं। हाँ, अब हम लोग जो है मान लो कि पहले ये वाला जो आया था कि पहले हम लोग 2 साल काम कर चुके हैं, पिछले साल 2 साल काम कर चुके हैं, तो और 8 साल ही काम कर सकते हैं। पिछले साल 8 साल अगर काम कर चुके हैं तो इस साल हम लोग जो है और 2 साल तो कर ही सकते हैं, लेकिन मतलब 3 साल कर सकते हैं, मतलब टोटल हम लोग 3 साल ही कर सकते हैं काम,
टोटल हम लोग 3 साल ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 साल पीछे हो गया तो 2 ही साल काम करेंगे, हम लोग 3 साल तक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर 15 साल भी पीछे काम कर चुके हैं तब भी हम लोग 3 साल और काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि पहले जो आया था ना 2014 में बोला गया था कि इंडिविजुअल 5 साल ही काम कर सकता है और फर्म जो है वो 10 साल काम कर सकता है। लेकिन अब मान लो कि जो पहले काम कर लिया है तो वो अचानक से तो ऐसे नहीं ना छोड़ सकता है, तो उसको एक टाइम दिया गया कि तुम और 3 साल तक काम कर सकते हो, ठीक है। और 3 साल तक काम करेगा, ऐसे अचानक कैसे कोई छोड़ देगा ऑडिटर, ठीक है। इसीलिए अब दूसरा पॉइंट आता है टेन्योर एंड रीअपॉइंटमेंट एंड कूलिंग। ये क्या होता है समझते हैं। ये जो है टेन्योर, रीअपॉइंटमेंट और कूलिंग जो है वो कर सकता है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप सैलरी मोर देन या इक्वल टू द 10 करोड़ है। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल जो है मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, और सारे कंपनीज का बोरोइंग जो है वो मोर देन द 50 करोड़ है, ठीक है, और या इक्वल टू द 50 करोड़ है। अगर ये सब इंडिविजुअल है तो एक टर्म ही है 5 साल का, और यदि फर्म है या एलएलपी है तो 2 टर्म है 5 साल का ईच। क्या हम बताते हैं, देखो अगर मान लो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है 5 साल ही काम कर सकता है, उसका 5 साल जो है वो कूलिंग पीरियड हो जाएगा, मतलब उसको शांत बैठना पड़ेगा। अब जो है उसका फिर 5 साल वो काम करेगा, फिर 5 साल उसका कूलिंग पीरियड हो जाएगा, उसको शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन फर्म या एलएलपी है तो वो तो 5 साल काम कर ही सकता है, उसके बाद उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा 5 साल का, ठीक है। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होता है, लगातार 10 साल काम नहीं होता है, 5 साल काम हुआ, फिर कोई एक ऑडिटर जो काम करता है कहीं फर्म या एलएलपी का, वो क्या है 5 साल काम किया, फिर उसको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है 5 साल तक। अब वो उसके बाद उसका कूलिंग पीरियड होता है 5 साल का, फिर वो 5 साल काम करेगा, फिर रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा 5 साल, और फिर उसको क्या किया जाएगा, कूलिंग पीरियड आ जाएगा 5 साल का। इस तरह चलते रहेगा, समझ रहे हैं। मतलब कि 2 टर्म है उसका 5 साल का ईच इंडिविजुअल के लिए, और एक टर्म है उसका 5 साल का, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। कूलिंग पीरियड 5 साल का है, 5 साल का, ये दोनों में 5 साल का है, बस फर्म एंड एलएलपी में 2 टर्म का है और इंडिविजुअल में 1 टर्म का है। कूलिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि कैन नॉट बी अपॉइंट एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हम लोग उसको कूलिंग पीरियड में उस ऑडिटर हम लोग उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि ये सब जो फॉलोइंग पर्सन है वो भी इन एलिजिबल हो जाएगा ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ में। कूलिंग ऑफ में हम लोग ये सबको भी नहीं कर सकते। मान लो कि जो हम लोगों का अभी कूलिंग पीरियड में जो हम लोगों का ऑडिटर गया था और जो हम लोगों का इनकमिंग ऑडिटर जो कमिंग आ रहा है, अब देखना है कि अगर वो कॉमन पार्टनर है तो कॉमन पार्टनर है तब भी वो है, क्या बोलते हैं, इन एलिजिबल हो जाएगा जो इनकमिंग ऑडिटर है, ठीक है। 5 साल के बाद कूलिंग पीरियड में जो इनकमिंग ऑडिटर है। अब अगर सेम नेटवर्क ऑडिट फर्म का है, सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म है, मतलब कि सेम ब्रांड नेम का है, सेम ट्रेड नेम है, या फिर कॉमन कंट्रोल है, तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा इनकमिंग ऑडिटर। साइनिंग पार्टनर जो है वो रिटायर करके दूसरे अनदर फर्म में अगर ज्वाइन कर लेता है तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर जब एक फर्म से एक ऑडिटर जाता है तो वो अपने साथ क्या ले जाता है, वो अपने साथ एक डिजेबिलिटी भी ले जाता है, ठीक है। तो वही बात बोला जा रहा है कि मान लो कि अगर कोई फर्म में साइनिंग पार्टनर है, ठीक है, अब वो रिटायर हो जाता है और वो ज्वाइन करता है अनदर फर्म में, तो वो वहाँ भी इनएलिजिबल हो जाएगा, वो उस फर्म में भी ऑडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो रीअपॉइंटमेंट का है सम बेसिक क्वालिफिकेशन है। रीअपॉइंटमेंट के लिए हम लोगों को कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि देखना पड़ेगा कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, वो अनविलिंगनेस नहीं होना चाहिए, और एसआर पास होना चाहिए। मतलब कि एसआर पास हुआ और उसमें मान लो कि अगर बोला गया शेयर होल्डर के द्वारा कि जो डिलॉयट है वो नहीं करेगा हम लोग का ऑडिट, लेकिन डिलॉयट का ही मान लो कि जो ऑडिटर जो ऑडिट करता था वो ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा, कोई अलग ऑडिटर करेगा, तो ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है कि डिलॉयट का वो जो ऑडिटर पहले ऑडिट करता था वो ऑडिट नहीं करके दूसरा ऑडिटर करेगा। हम लोग जब रीअपॉइंटमेंट करते हैं ना, तब रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, जो 5 साल हम लोग का हुआ उसके बाद हम लोग जो रीअपॉइंटमेंट करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि जब हम लोग 5 साल हुआ फर्म का, उसके बाद हम लोग रीअपॉइंटमेंट करते हैं 5 साल का। वही अगर 5 साल में हम लोग रीअपॉइंटमेंट करते हैं, उस टाइम अगर बोला कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए जो फर्म हम लोगों का था, जैसे मान लो कि डिलॉयट है 5 साल हम लोग पूरा काम किए, अब रीअपॉइंटमेंट करते टाइम हम लोग कुछ देखेंगे क्वालिफिकेशन कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसका अनविलिंगनेस नहीं होना चाहिए, एसआर पास होगा, और मान लो कि एसआर पास होना चाहिए। अगर उसी एसआर पास में बोला कि वो ऑडिटर काम नहीं करेगा तो कोई दूसरा ऑडिटर काम करेगा उसी फर्म का, तो हो जाएगा। अब जॉइंट ऑडिटर हो सकता है, जॉइंट ऑडिटर शेयर होल्डर बोलेगा जॉइंट ऑडिटर के बारे में, जनरल मीटिंग पास करके रिजोल्यूशन देगा ओआर का, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का ऑडिट देगा, ठीक है। टोटली यही था इस सोल्यूशन में, और कुछ स्मॉल पॉइंट है जो कि एक बार आप लोग बुक रीड करोगे तो हो जाएगा। टोटली हम लोगों का इतना में कवर हो जाता है।